सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और सभी का यहाँ पे स्वागत है। तो आज जो ये पॉडकास्ट है ये बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही कम समय में इसकी प्रिपरेशन हुई है। मेरे जो आज के गेस्ट हैं वो मेरे मित्र भी हैं और मेरे कलीग भी हैं, और उसके साथ साथ वो उत्तराखंड की जो बैंकिंग सेक्टर है उसके एक बहुत ही तेज़ तर्रार युवा कॉमरेड प्रतिभावान बैंकर भी हैं, जिनका मैं आपसे परिचय कराऊंगा। काफ़ी उत्तराखंड में से जो लोग हैं वो उनको जानते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जो काफ़ी लोग हैं वो उनको जानते हैं। और जो आज का पॉडकास्ट है बस उसमें बात ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर में अभी घट रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, लेकिन जो आज के परिदृश्य है और आज के परिवेश में जो बैंकिंग में घट रहा है और जिस तरीके की बैंकिंग हो चुकी है उसमें कई सवाल खड़े होते हैं, बैंकिंग में भी और बैंकर्स के साथ होने वाले मैनेजमेंट के सलूक पे भी। जिनका आज मैं आपसे परिचय कराने वाला हूं वो योगेश पंत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और उत्तराखंड बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं और पंजाब नेशनल बैंक जो स्टाफ एसोसिएशन है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो पंत जी से मुलाकात करते हैं। पंत जी से कहेंगे कि अपने थोड़ा सा आपके बारे में अवगत कराएं कि आज छोटे से नोटिस पे वो आए हैं यहाँ पे। कल ही उनसे मेरी बात हुई है और छोटे से नोटिस पे वो आए हैं, और अब हम चाहते हैं कि पंत जी इस बारे में आपको 2 शब्द बताएं। नमस्कार ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कल मुझसे फ़ोन पर बात करी और कुछ जो एसोसिएशन में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर मुझसे फ़ोन पर जानकारी चाहिए, और जब मैंने आपको बताया तो आपको मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि ये हमारे जो आम लोग हैं, क्योंकि बैंकर जो है आजकल जिस प्रकार की परेशानियां झेल रहे हैं तो उनसे संबंधित कुछ भी ऐसा होता है तो उसको सभी बैंकर को इसको जानना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने भी शॉर्ट नोटिस पर टाइम दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं, आपने मुझे एकदम से समय दिया और बुलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मैं अपना परिचय आपने मेरा दे दिया है, फिर भी मैं अपना परिचय लोगों को दे दूँ। मैं उत्तरांचल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन, जो कि AIBA की उत्तराखंड की स्टेट वाइज ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, वर्कमैन यूनियन, उसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन का मैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और यही मेरा परिचय है। बाकी जो आप जानना चाहते हैं ललित जी, आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद पंत जी। और पंत जी, जैसे कि मैं ये कोई ऐसा कि तैयार किया हुआ पॉडकास्ट या जहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन तैयार किए गए, ऐसा नहीं है। ये एक इम्प्रॉम्प्टू सवाल जवाब है, और ये एक फॉर्मल ना होके एक जैसे एक बैंकर के प्रति दूसरा बैंकर के जो विचार होते हैं वो हम यहाँ पे साझा करने के लिए आज बैठे हुए हैं। तो पंत जी, जैसे कि AIBA है वो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, जो कि उनके मूलभूत अधिकारों और उनको संरक्षण देने के लिए बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था बैंकर को एक आवाज़ देना, उनकी आवाज़ को आगे जनता तक पहुंचाना। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा पंत जी की, जैसे अभी AIBA का 30वां जो सम्मेलन था 19 से 22 अप्रैल को, वो बेंगलुरु में हुआ था। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि वो जो है आपका जो सम्मेलन जो है वो सीनेडाई हो गया। तो वहाँ पे उसको लेके कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, और बैंकिंग जो कम्युनिटी है उसमें भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक आम बैंकर पंत जी जो वहाँ उस सम्मेलन में नहीं जा पाया था, या जिसको उसके बारे में पूरा क्लियर कट कुछ विज़न नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे, आपने जो अनुभव किया वहाँ पे या जो आपके विचार हैं, हम चाहते हैं कि वो आप यहाँ पे बताएं और एक जनरल कंसेंसस यहाँ पे लोगों के समझ में आए, कि एक क्लियर पिक्चर समझ में आए कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। ललित जी, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ये आज़ादी से पहले से बैंक कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। बैंकों के नेशनलाइजेशन से लेकर देश के आर्थिक विकास में इसका बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है। ये AIBA एक ऐसा छत्र है जिसके नीचे पूरे देश के केवल PSU सेक्टर ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र तक, कोऑपरेटिव बैंक तक, सब जगह इसके मेंबरशिप है, और ये सब अपने को इस जो AIBA का छत्र है इसके नीचे सुरक्षित महसूस करते हैं। और जैसा कि
ये जो हमारी 30वीं कॉन्फ्रेंस थी, इसमें AIBA के 80 साल पूरे हुए थे, तो इसका भी हमने उपलक्ष्य मनाया, इसको भी हमने जो है एक उत्सव की तरह मनाया। और AIBA एक बहुत ही मजबूत संगठन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो बैंकिंग ट्रेड यूनियन का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है AIBA है, और AIBA जो निर्णय लेता है उससे लगभग जो देश के 6 लाख बैंकर हैं वो सीधे तौर पे प्रभावित होते हैं, चाहे वो इसके मेंबर हों चाहे ना हों। अब जैसा कि आपने घटनाक्रम की बात की, तो देखिए वैसे तो हर संस्थान में समय समय पर आवाज़ें उठती हैं और समय समय पर परिवर्तन की भी मांग होती है, और देखिए हर समय संगठन जो है चलता रहता है, लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो AIBA के बारे में जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ा संगठन है, और ये इसका जो भूत है वो भी गौरवशाली रहा है, और वर्तमान भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और बैंक कर्मियों के अधिकारों को जो है सुरक्षित करने में हम सफल रहे हैं, और इसका भविष्य भी उज्जवल है। बट जहाँ तक आपने बात करी 30वीं कॉन्फ्रेंस की, तो ललित जी मैं आपको बताऊं कि 19 से लेकर 22 अप्रैल तक AIBA की 30वीं कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में आयोजित की गई थी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिन हमने AIBA के 80वां जो अपना ये गौरवशाली अपना हमारा फाउंडेशन डे था, इसको हमने मनाया, ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद हमारा कॉन्फ्रेंस धीरे धीरे आगे बढ़ी, विभिन्न प्रकार के गेस्ट आए, उनका हमने भी स्वागत किया, और IBA के जो है श्री अतुल गोयल जी भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने वहाँ यह भी बताया कि जल्द ही जो है गवर्नमेंट ने भी वहाँ से बोला है कि 13वां जो द्विपक्षीय समझौता है वो बिल्कुल समय पर पूरा किया जाए, तो उसको लेकर भी जो है उन्होंने वहाँ पर बताया कि जिसकी जल्दी इसकी टॉक शुरू कर दी जाएंगी। तो काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन जब तक पहला जो दिन ख़त्म हुआ वहाँ तक हमारे जो क्योंकि वहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई एक क्षेत्र के लोग हैं, पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े लीडर आए हुए हैं, बैंक वाइज सशक्त नेतृत्व जो है वहाँ पर जो है मौजूद है। लेकिन वहाँ पर हमारे युवा साथियों को ऐसा लगा कि कुछ चुनिंदा नेताओं को महामंडित करने का प्रयास हो रहा है। ऐसा पहले दिन युवाओं को ऐसा, और जितने भी वर्किंग साथी थे या विभिन्न क्षेत्रों से जो भी लोग थे वहाँ, देखिए मेरा ये परिपेक्ष, मैं आपको अपना एक जो मुझे क्या वहाँ पर लगा मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्या वहाँ पर मुझे महसूस हुआ। देखिए मैं अपना एक परिदृश्य आपको बता रहा हूँ। तो ये सब वहाँ पर जो मैंने माहौल देखा कि लोगों को लगने लगा था। उसके बाद दूसरा दिन जब आया तो दूसरे दिन भी सुबह से ही अच्छा कार्यक्रम प्रोग्राम हुए, स्टेट वाइज हमने रैली निकाली, स्टेट वाइज रैली में भी हमने पार्टिसिपेट किया। और लेकिन दूसरे दिन की बात मैं आपको बताऊं, दूसरे दिन हमारे जो विभिन्न फेडरेशन से जो युवा साथी आए थे, उन्होंने अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से जो AIBA का गौरवशाली इतिहास है, वर्तमान परिस्थितियां जो बैंकर फेस कर रहे हैं, जो काउंटर पे जो काम करते हैं, प्रथम पंक्ति पर जो सेवाएं देते हैं, जो आर्थिक सैनिक आप जिन्हें कह सकते हैं देश के, वो जो क्या परेशानियां फेस कर रहे हैं उसके बारे में अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम और तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रस्तुत किया। और बहुत ही सराहनीय उनके वो जो कार्यक्रम थे वो रहे, और उनसे जो है बहुत ही एक अच्छा माहौल वहाँ पर बना। परंतु तीसरा और चौथा दिन, जिस दिन डेलीगेट सेशन होना था, विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र में बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर जो काम कर रहे हैं, AIBA का झंडा जिन्होंने थाम रखा है, उन लोगों को बोलने का एक मंच दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है। तो डेलीगेट सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो ऐसा लगा कि जो लोग निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं और या AIBA की जो वर्तमान में कुछ नीतियां हैं या जो बैंकों में हो रहा है उसकी आलोचना कर रहे हैं, उनको तरह तरह से बोलने से रोकने का प्रयास किया गया। देखिए बोलने से रोकने से मेरा मतलब ये है ललित जी कि आप एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता हूँ वो गलत है, एक व्यक्ति हमारे AIBA की गौरवशाली जो परंपरा है उसकी तारीफ करता है, वर्तमान कार्यों पे उसको संतोष है, वो वर्तमान कार्यों से खुश है, तो ठीक है, वो भी मंच से अपनी बात बोल रहा है, लेकिन उसको आप बोलने के लिए 20-20 मिनट 25-25 मिनट दे रहे हैं। लेकिन जो साथी आलोचना कर रहा है, कुछ गलत नीतियों पर सदन का जो ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उसको आप 3 मिनट में समय हो गया, इस तरीके से आप बोलने समय की कटौती कर बोलने नहीं दे रहे। तो देखिए ये सब वहाँ पर जो डेलीगेट्स थे, खासकर युवा डेलीगेट्स, उनको समझ में आने लगा और एक आक्रोश की भावना जो है लोगों के अंदर पैदा होने लगी, क्योंकि युवा जो है जो काउंटर पे अपनी परेशानियां फेस कर रहा है, अगर उसे ही डेलीगेट सेशन पे नहीं बोलने दिया जाएगा या एसोसिएशन के अंदर किस प्रकार की कमियां हैं उसे उजागर नहीं करने दिया जाएगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलनी स्वाभाविक है। इसी तरह जब
लास्ट दिन डेलीगेट सेशन का था, उस दिन तो सुबह से ही एक अलग ही माहौल बन गया। उसके पीछे आप कहें कि या तो ये कारण था कि युवा साथियों को लगने लगा कि अब ये जल्दीबाजी में जो हम अपनी इतनी परेशानियां बता रही हैं, हमें सुनने में हमारे शीर्ष नेतृत्व की कोई रुचि नहीं रही है, बस वो जल्दी से कोई जो पैनल बना है, शीर्ष नेतृत्व ने जो पैनल बना दिया, उस पैनल को फाइनल कराकर इलेक्शन खत्म करने का प्रयास हो रहा है। अरे आपने विभिन्न क्षेत्रों से इतने डेलीगेट्स बुलाए हैं, ये डेलीगेट्स अपने अपने क्षेत्रों में ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। इन लोगों ने AIBA का झंडा थामा है, इन्हीं की वजह से AIBA जो है उसका इतना गौरव है। और आप वहाँ पर उनकी राय मशवरे के बिना कोई इलेक्शन के या बिना किसी उनके संज्ञान में आए बिना आप इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस के लास्ट दिन चीज़ें बढ़ाए जा रहे हैं, और लग रहा है कि बस सब थोड़ी देर में एक पैनल अनाउंस कर दिया जाएगा और पास करके वो पास हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो माहौल जो देखिए जो प्रतीत हुआ, जो युवा साथियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा माहौल बन रहा है, तो देखिए बैंक कोई चुनिंदा नेताओं से AIBA नहीं चल रहा है। AIBA में हर क्षेत्र से एक सशक्त नेता हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे सशक्त नेताओं को जब नेगलेक्ट किया जा रहा है, ऐसा लोगों को लगा, युवा साथियों को लगा, वर्किंग मेंबर्स को लगा, तो उन्होंने अपने सशक्त नेतृत्व के सपोर्ट में अपनी भावनाएं व्यक्त करी। वहाँ उसके सपोर्ट में नारेबाजी होने लगी और एक हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप मेरा परिप्रेक्ष्य छोड़िए, कोई भी वहाँ पर आप इतने लोग हमारे उत्तराखंड से या नॉर्थ से या विभिन्न जगहों से डेलीगेट सेशन में भाग लेने गए, आप पूछिए क्या किसी ने कोई हिंसा करी? क्या किसी ने कोई वल्गर शब्दों का यूज किया? क्या कोई असभ्य नारे लगे? अरे भाई, लोगों की अपने लीडर के प्रति भावनाएं हैं, उनके लीडर ने उनके लिए कार्य किया है। अगर वो अपने लीडर का जयकारा लगा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, अपने लीडर को शीर्ष नेतृत्व पर देखना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने उस डेलीगेट सेशन को आगे बढ़ाने की बजाय, चुनाव कराने की बजाय या फिर सर्वसम्मति बनाने की बजाय आपने उस डेलीगेट सेशन को सीने डाई कर दिया, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या शीर्ष नेतृत्व ने पहली बार ऐसा माहौल देखा? अरे इससे बुरा माहौल हुआ है। मैं बताता हूं, हमारे पुराने लोग बताते हैं कि जयपुर में एक बहुत पुराने समय सम्मेलन हुआ था, हाथापाई की नौबत आ गई थी। एक कॉमरेड DP चड्डा एक जाने माने AIBA के अध्यक्ष रहे हैं और एक बहुत ही जबरदस्त नेता रहे हैं। उनके विरोध के लिए हाथापाई की नौबत लोगों ने वहां पर ला दी थी। लेकिन तब भी इस जो हमारा ये जैसे इस बार सिनेडाई कर दिया गया, तब भी वो कॉन्फ्रेंस सिनेडाई नहीं हुई। उस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया गया और AIBA के चुनाव विधिवत रूप से हुआ और लीडर चुन के आए, जनरल सेक्रेटरी बने, प्रेसिडेंट भी बने। तो आज ऐसी क्या स्थिति वहां पर आ गई थी जो आपने इसे सिनेडाई कर दिया? करोड़ों रुपया हमारे चंदे का, जो वो हमारा ही पैसा है, उससे हम ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस को ऐसे हमने एकदम से सिनेडाई कर दिया, तो ये देखिए कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और यही मैं जहां तक समझता हूं, यही उस कॉन्फ्रेंस में हुआ। मेन जो मुद्दा था वो यही था कि एक तो युवाओं को लगा कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, चुनिंदा नेताओं को, कुछ ही बैंकों के चुनिंदा नेताओं को महामंडित कर दोबारा जो है शीर्ष नेतृत्व सौंपने की तैयारी हो रही है। तो ऐसा एक लोकतांत्रिक संगठन में ये ठीक नहीं है। वहाँ जो भी होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन ना होता देख आक्रोश और विरोध होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी घटनाक्रम उस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ था कि उस कॉन्फ्रेंस को सिनेडाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की नौबत आ जाए। ललित जी, तो पंजी, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे आपके सम्मेलन में पहले दिन के जो कार्यक्रम थे वो बढ़िया तरीके से हुए, दूसरे दिन भी बहुत अच्छा सम्मेलन जा रहा था। लेकिन फिर जब तीसरे और चौथे दिन की बारी आई, तो जो वहाँ पे युवा हमारे साथी थे, उन्होंने जब अपनी बात रखी, तो उन्होंने क्या कुछ ऐसे मुद्दे रखे थे जिससे जो केंद्रीय नेतृत्व था वो असहज हो गया था, या उनको लगा कि अगर ये मुद्दे युवाओं के द्वारा सामने ज़्यादा रखे जाएंगे तो उन्हें कुछ आपत्ति हो सकती है। क्योंकि हर क्षेत्र में, जैसे कि भारत में इस समय काफ़ी युवा हैं और हर क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता होनी चाहिए। तो आप एज अ बैंकर हम सबको ये बताइए कि वहाँ पे एक्चुअली जो युवाओं ने जो वहाँ पे सवाल रखे थे, या जो उनका व्यू पॉइंट था,
उससे वहाँ पे अगर कुछ टकराव की स्थिति या वैचारिक मतभेद हुए तो इस बारे में आप हमको बताइए। ललित भाई, आपने जो ये सवाल पूछा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा उसकी नींव तो 12वें द्विपक्षीय समझौते में ही पड़ चुकी थी। क्योंकि 12वें द्विपक्षीय समझौते में जब हमारा वेज रिवीजन दोबारा हुआ, हमारी सर्विस कंडीशन रिवाइज हुई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। हमारी ड्यूटीज़ में बहुत सारे ऐसे काम जो कि सुपरवाइजरी स्टाफ के हैं वो इंक्लूड कर दिए गए। मार्केटिंग ड्यूटीज से लेके डिजिटाइजेशन आदि ऐसे बहुत सारे काम हमारे ऊपर लादे गए। चाहे आप लोन रिकवरी ले लीजिए या आईटी से रिलेटेड ले लीजिए, बहुत सारे काम जो सुपरवाइजरी स्टाफ के काम होते हैं वो हमारे ऊपर लादे गए और हमारी ड्यूटीज़ की फहरिस्त बहुत लंबी हो गई, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश था। आपने जो स्पेशल अलाउंस होता है, जैसे कि स्पेशल असिस्टेंट सीएसए कैश है या नॉर्मल सीएसए है, स्पेशल सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट है, आपने हमारा नाम क्लरिकल से बदल के कस्टमर सर्विस एसोसिएट रख दिया। लेकिन क्या कस्टमर सर्विस एसोसिएट को आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर बनाने पे तुल गए? आपने वेतन समझौते में जो भत्ते हैं वो बढ़ाए ऊँट के मुंह में जीरा। 400 रुपये, 450 रुपये, 500, 650 रुपये का अंतर आया और ड्यूटीज़ हमारी इतनी बढ़ गई। हम कस्टमर सर्विस एसोसिएट की जगह कस्टमर सर्विस ऑफिसर बना दिए गए। तो इसको लेकर के युवाओं में बहुत रोष था और इस रोष का एक कारण और था, मैं आपको बताऊंगा। ये 12वें द्विपक्षीय समझौता जब हस्ताक्षरित नहीं हुआ था, उससे 2-3 महीने पहले ये बढ़ाई गई ड्यूटियों की सीट, मुझे नहीं पता कहाँ से वायरल हुई, कहाँ से वो आउट हुई, लेकिन वो आउट हो गई और सोशल मीडिया पर छा गई। उसी समय युवाओं में इसका विरोध शुरू हो गया कि भाई अगर ये ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, क्या इसके बदले में हमें मिलेगा, इन चीज़ों को लेकर के उसी समय बहुत अफवाह उड़ी, बहुत विरोध हुआ था। लेकिन उस समय जो हमारे तत्कालीन हमारे जो जनरल सेक्रेटरी उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। सब लोग शांत हो गए। लेकिन जिस दिन ये सेटलमेंट साइन होकर एक लीगल बाइंडिंग हो गई उसकी और ये उसने मूर्त रूप लिया, उस दिन हमने देखा कि वो सब जो चीज़ें थी वो तो झूठ नहीं थी। वो तो सारी चीज़ें, सारी बढ़ी हुई ड्यूटियाँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ी हुई ड्यूटियाँ अब हमारी वर्किंग कंडीशन में आ गई हैं, हमारी ड्यूटीज़ में आ गई हैं। तो फिर तो युवाओं का आक्रोश जो फूटना था वो लाजमी था। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊं जो कि हमें AIBA के शीर्ष नेतृत्व में बहुत से लोगों ने बताई है कि जब AIBA ये 12वां द्विपक्षीय समझौता साइन करने से पहले विभिन्न बैंक वाइज लीडरों और जो AIBA के अन्य लीडर हैं उनको जब उससे पहले दिन बुलाया गया, तो उस दिन एक सशक्त लीडर ने उस दिन उनको ये बोला, मैं बताना चाहूँगा आपको कि कॉमरेड पृथ्वीराज मेहता जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के, उन्होंने उसी दिन इस पर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने बोला कि भाई ये जितनी भी ड्यूटियां हैं, इन ड्यूटियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो सुपरवाइजरी स्टाफ की ड्यूटियां हैं। इन सभी ड्यूटियों के पीछे सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशन ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ इसका क्लॉज लगवाया जाए और उनकी राय मानी गई और IBA के साथ उसमें संशोधन करके पहले दिन ही उसको फिर संशोधित करके उसमें सारी ड्यूटीज़ के पीछे जितनी भी ऐसा लग रहा था कि सुपरवाइजरी स्टाफ की ड्यूटियां हैं उनमें सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सुपरवाइजरी स्टाफ डलवाया गया। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो इसकी दिक्कत हमारी जो 12वें द्विपक्षीय समझौते में हमें लगती है वो है एक वर्कमैन दूसरे वर्कमैन के काम को सुपरवाइज करेगा, यानी कि एक वर्कमैन उस काम को एंटर करेगा और दूसरा वर्कमैन उसको वेरीफाई करेगा। भाई ये तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आया, मतलब ऑफिसर तो पिक्चर से ही बाहर हो गया। एक वर्कमैन का काम दूसरा वर्कमैन कैसे सुपरवाइज कर सकता है? तो इसको लेकर भी बड़ा विरोध हुआ था। और उसके बाद जो वो महासचिव AIBA हैं उन्होंने अपना एक सर्कुलर लेटर भी जारी किया था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये स्थिति तभी लागू हो सकती है जब बैंक में ऐसी कोई काल्पनिक इन्वेजेस शब्द का उन्होंने यूज किया था, इन्वेजेस शब्द का, कि ऐसी काल्पनिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए कि बैंक में कोई सुपरवाइज स्टाफ हो ही ना। जब मैं यंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी मैंने मंच से मुद्दा उठाया था कि आखिर ऐसी क्या काल्पनिक स्थितियाँ हो सकती हैं कि मेरी ब्रांच बिना सुपरवाइजरी स्टाफ के चल रही है। तो आप देखिए, आपको ही पता था कि ये विरोध जो हो रहा है ये गलत नहीं हो रहा है, इसलिए आपने वो सर्कुलर निकाला। ये एक मुद्दा था 12वें द्विपक्षीय समझौता। उसके बाद दूसरी जो दिक्कत थी वो थी बैंक वाइज मर्जर की। विभिन्न बैंकों का जब मर्जर हुआ तो उनमें AIBA की यूनियनें थी। अब जब वो मर्ज हुआ तो उन AIBA की यूनियनों को भी आपस में मर्ज करना था, लेकिन उसको लेकर कोई भी ठोस नीति AIBA के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि
AIBA के बैंक वाइज जो AIBA के 2 या 3 संगठन थे, वहाँ आपस में फूट पड़ गई और आपस में वो आज तक मर्ज नहीं हो पाए हैं और उनमें आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। तो ऐसे में हम उन बैंकों में अपने सभी साथियों को कैसे यूनाइटेड रखेंगे? आप कहते हैं एकता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बाहर कुछ चीज़ें मत कहिए, हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। जब आपने खुद ही लोगों को आपस में बांट रखा है बैंकों के अंदर, तो ये कैसे हम यूनाइटेड होंगे? अगर हमें यूनाइटेड होना है तो हमें एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी और उन सभी जो यूनियन है, जो AIBA घटक, एक बैंक में 2-2, 3-3 घटक है, उन्हें मर्ज करना होगा, उनमें एक सहमति बनानी होगी। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट था मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एक बैंक एम्प्लॉय के लिए, एक वर्कमैन के लिए सबसे ज़्यादा जो उसे इफेक्ट करता है वो क्या है? सबसे ज़्यादा जो उसे इफेक्ट करता है वो है उसका ट्रांसफ़र, स्थानांतरण। देखिए, आप भी एक बैंकर हैं, आप भी एक बैंक में कार्य कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या बैंकर के स्थानांतरण से बड़ी कोई चीज़ हो सकती है? क्योंकि वही एक ऐसा हथियार है जिससे मैनेजमेंट उसको परेशान कर सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि 8वां जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था, अभी हम 13वें द्विपक्षीय समझौते की ओर जा रहे हैं। जो 8वां द्विपक्षीय समझौता हुआ था, तभी AIBA ने 100 किलोमीटर की रीडिप्लॉयमेंट पॉलिसी पे साइन कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि ये एक आत्मघाती कदम था। 100 किलोमीटर की रीडिप्लॉयमेंट पॉलिसी साइन करना हमारे वर्कमैन स्टाफ के लिए बहुत ही खतरनाक था। और उसके बावजूद वहाँ पर जो डेलीगेट्स जिन्होंने मंच से बताया, देखिए मेरे बैंक में तो मैं आपको बताऊं, हमारे नेतृत्व जो कॉमरेड पृथ्वीराज मेहता जी हैं, उनकी वजह से हमारे बैंक में आज तक स्टेशन से बाहर की रीडिप्लॉयमेंट पॉलिसी सिग्नेचर हो ही नहीं पाई है। आज भी हम लोग अपने स्टेशन के अंदर ही रोटेशन ट्रांसफ़र हमारे होते हैं, और अगर कोई साथी उससे स्टेशन से बाहर स्थानांतरण चाहता है तो उसे रिक्वेस्ट लगाता है, और जैसे IBS का कोई नया बैच आता है तो उसे अपने उस क्षेत्र में स्थानांतरण मिल जाता है। लेकिन जिन बैंकों में 100 किलोमीटर की ये पॉलिसी लागू हो गई, मैं उन बैंकों के डेलीगेट्स के मंच से सुन रहा था कि वहाँ भी 100 किलोमीटर की पॉलिसी का भी उल्लंघन कर 300-300 किलोमीटर उनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और कहीं तो पूरे स्टेट में उनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पूरे स्टेट को एक बाउंड्री बना दिया गया है। तो आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ये संगठन कैसे मजबूत होगा? जब मैनेजमेंट को हम इतना बड़ा हथियार हमें उत्पीड़ित करने के लिए दे देंगे, तो युवा साथी कैसे आगे आएगा? इसको लेकर के युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष था। ललित जी, चौथा जो बिंदु है वो यह है कि बहुत सारे डेलीगेट्स का यह कहना था कि युवाओं को उचित भागीदारी AIBA में नहीं मिल रही है। पिछले कुछ समय से भले ही विभिन्न स्टेट वाइज फेडरेशन में युवाओं की थोड़ी बहुत भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि युवा जो बैंकिंग सेक्टर में इतनी जो चुनौतियां हैं उनको फेस कर रहे हैं, उनको जब तक AIBA के हर मंच पर नीचे से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक बराबर की भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक AIBA सही दिशा में सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि वर्किंग जो मेंबर है, जो युवा है, उसी को पता है, वो कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही जानता है। तो उसी को पता है कि बैंकिंग सेक्टर में वो चैलेंजेस जो फेस कर रहा है उसका किस प्रकार निराकरण होगा और कैसे हमें उससे पार पाना होगा। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा पांचवा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे डेलीगेट्स का यह कहना था कि शीर्ष नेतृत्व पर जो लीडर्स हमारे बैठे हुए हैं, हमें यह भी देखना चाहिए कि बैंक वाइज उनकी क्या स्थिति है। अगर उनके बैंक वाइज ही मैनेजमेंट के साथ फंसे हुए हैं, या मैनेजमेंट उनकी बात नहीं मान रहा है, या वो अपने बैंक में ही बैंक कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने में असफल हो रहे हैं, तो ऐसे नेता क्या AIBA के सर्वोच्च जो नेतृत्व है, जो सर्वोच्च जो टॉप लीडरशिप है, उसमें होने के लायक हैं? क्या वो उस जगह पर पूरे बैंकिंग सेक्टर में IBA के आगे हमें प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो यह भी एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न था। इसी के साथ मैं आपको बताऊं, छठा जो पॉइंट लोगों ने वहां पर उठाया, उनका यह कहना था कि जिन बैंकों में सशक्त नेतृत्व के साथ साथ AIBA की मेंबरशिप, चाहे वो न्यूमेरिकल देखें चाहे परसेंटेज वाइज, लगातार बढ़ रही है और बहुत अधिक वहाँ पर मेंबरशिप है, वहाँ के नेताओं को, वहाँ के नेतृत्व को दरकिनार करना कहाँ तक उचित है? क्या उन नेताओं को AIBA के शीर्ष नेतृत्व पर स्थान नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलना चाहिए? तो इस प्रकार की भावनाएं भी वहाँ युवा डेलीगेट्स की थी। उसके बाद मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बताऊं जो कुछ डेलीगेट्स ने उठाया वहाँ पर, कि हम हर बार AIBA की कॉन्फ्रेंस में रिजोल्यूशन लेते हैं, तो हमें देखने की ज़रूरत है जब हम उसके बाद कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम देखें कि जो हमने रिजोल्यूशन लिए क्या हमने पूरे किए। अभी मैं आपको उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ। हम हर बार रिजोल्यूशन लेते आ रहे हैं कि
बैंकों में आउटसोर्सिंग बैन होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। अरे जो लोग उस रिजोल्यूशन को पास कर रहे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व उस रिजोल्यूशन के लिए समर्थन जुटा रहा है कि आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए, उनके खुद के बैंक में अगर आउटसोर्सिंग हो रही है, उनके खुद के बैंक में अगर वो आउटसोर्सिंग नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो कहाँ तक न्याय संगत है। दूसरा पॉइंट, एक तरफ हम कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ हम यह भी कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय को भी हमें संगठित करना है। तो हमारा यह दोहरा चरित्र क्या है, इस दोहरी बात का क्या मतलब है, हम उससे युवा साथी में असमंजस की स्थिति है कि आखिर एआईबीए का शीर्ष नेतृत्व क्या चाह रहा है। जब कई बैंकों में बैकडोर से सेटलमेंट होकर 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय रखने लगे हैं, तो क्या उसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व या उस बैंक वाइज संगठन को नहीं है। वो बैंक वाइज संगठन के, वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, तो वहां पर वो चीजें हो रही हैं। तो आप देखिए कि कौन सा ऐसा बैंक है जहां पर आज भी आउटसोर्सिंग बैन है। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक में आज भी आउटसोर्सिंग पूरी तरह से बैन है। मैं मानता हूं कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो हम पे मर्ज हुए, उसके कारण हमारे पास बहुत सीमित संख्या में कुछ आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय हैं, लेकिन फिर भी पंजाब नेशनल बैंक में आउटसोर्सिंग पूरी तरह से बैन है। और ये आप डेटा उठा के देख लीजिए, बीच में अभी 2-4 महीने पहले भी पूरा डेटा पब्लिश हुआ था, आप उसमें देख लीजिए कि किस बैंक में आउटसोर्सिंग की क्या स्थिति है। तो अगर हम मंच से कोई बात कह रहे हैं तो हमें अपने अंदर झांकना होगा कि क्या हम अपने बैंक में उसको लागू कर पा रहे हैं, या हमारा यह जो रिजोल्यूशन है हमारे दोहरे चरित्र उजागर कर रहा है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो इस प्रकार के मुद्दे ललित जी वहाँ पर डेलीगेट्स ने उठाए, तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने असहज होना ही था। और लेकिन उनको उनकी बात कहने देनी चाहिए थी, उनको ऐसे समय बॉन्ड, टाइम बॉन्ड कर ऐसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। और उसी से जो है यह आक्रोश ने एक बड़ा आकार ले लिया और वहाँ पर उनका आक्रोश फूटा। तो पंजी, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे पूरा घटनाक्रम किस तरीके से घटित हुआ, लेकिन पंजी अब जैसे कि ये सम्मेलन जो आपका 30वां सम्मेलन था वो सिनेडाई हो चुका है और 10 जून को अब दोबारा से जो आपका डेलीगेट सेशन है उसकी तारीख आ चुकी है। तो जो आम बैंकर है उसके मन में जो सवाल है कि इस बार क्या होगा, क्या इस बार नए पदाधिकारियों का चुनाव होगा, और अगर होगा तो क्या सीक्रेट वोटिंग या बैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, या वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। और पंजी, जैसे आपने बात करी कि जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है उसी तरीके से सम्मेलन को आगे भी ले जाना चाह रहे थे, और जो नए साथी हैं उनकी जो सहभागिता है या उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको वहाँ पे लिमिट करने की कोशिश की गई थी। वो हालांकि ये सभी जगह होता है, क्योंकि भाई हमारा देश में तो राजनीति में यही होता रहा है कि कोई भी राजा अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। तो जो अब 10 जून को पंजी डेलीगेशन या जो डेलीगेट सेशन वहाँ पे प्रस्तावित है, उस दिन आपके पास अगर जो जानकारी है या जो आपको लगता है कि वहाँ पे होगा, वो आप हम सभी बैंकर्स को बताएंगे, तो मुझे लगता है कि बाकी सभी बैंकर्स में एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि वो जो सेशन होने वाला है उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ललित जी, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है यह बहुत ही यक्ष प्रश्न है और मैं इसका जवाब देने के लिए अपने को बहुत छोटा महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं तो एआईबीए का एक समर्पित कॉमरेड हूँ, समर्पित सिपाही जो ग्रास रूट लेवल पर कार्य करता है। लेकिन फिर भी जब आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, यह तो एक बंद लिफाफा है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व से विभिन्न देश के कोने कोने से डेलीगेट्स मांग कर रहे हैं कि हमें जो उस दिन डेलीगेट सेशन में डेलीगेट भाग लेने जा रहे हैं उसकी एक प्रमाणित प्रति जो है हमें सौंपी जाए, और जो एआईबीए का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि समय समय पर संशोधित हुआ है उसकी भी एक लेटेस्ट कॉपी जो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन से सत्यापित हो वो हमें भेजी जाए। इसके अलावा यह भी मांग की जा रही है कि यह जो इलेक्शन है ये अगर सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो इन इलेक्शनों को सीक्रेट बैलेट के द्वारा किया जाए। लेकिन इस संबंध में कोई भी ठोस जानकारी अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने नीचे नहीं दी है। यह भी लोगों के मन में असमंजस की भावना और उनकी जो मंशा है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी स्टेट फेडरेशंस जो है हमारी और बैंक वाइज फेडरेशंस हैं, उन्होंने भी अपने मीटिंग्स करके रेजोल्यूशन पास करके उनको ये रेजोल्यूशन भेजे हैं, सुझाव भेजे हैं कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण सुझाव एक ये भेजा गया है कि कोई भी जो मुख्य पद हैं, की पोस्ट हैं, जो कि
बायपार्टिसन सेटलमेंट हो, चाहे सरकार से टॉक करनी हो, जिस पर आगे जाते हैं और मुख्य चेहरा होते हैं हमारे, तो किसी भी एक बैंक वाइज संगठन से ये दोनों की पोस्ट जनरल सेक्रेटरी की और प्रेसिडेंट की नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह कहना है कि जो आपके डेलीगेट सेशन है, डेलीगेट सेशन में जो वोटिंग है वो एक सीक्रेट बैलेट द्वारा होनी चाहिए। उसके अलावा अगर सीक्रेट बैलेट से चुनाव होते हैं तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है जो चुनाव को कंडक्ट कराएंगे, वो रिटर्निंग ऑफिसर डेलीगेट्स की, सभी डेलीगेट्स की सहमति से ही चुना जाना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण मांग है। उसके अलावा ये जो पूरी प्रोसेस होनी है 10 तारीख के दिन, इसके बारे में हमें पहले से सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि 10 तारीख को आखिर क्या होना है। जब हमें पता ही नहीं है कि 10 तारीख को क्या होना है, इस तरीके से प्रोसेस को ना बताना केंद्रीय नेतृत्व की, मैं ये नहीं कहता कि उनकी मंशा गलत है, लेकिन आप बताइए, आइए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहाँ तक जाया जाए। और हाँ, एक सजेशन, जो बहुत अच्छा सजेशन अभी बीच में कई युवा साथियों ने दिया, और मैं जी बताऊंगा आपको, मैंने भी वो सजेशन केंद्रीय नेतृत्व को बाकायदा लेटर लिख करके एज ए डेलीगेट 30वीं कॉन्फ्रेंस का भेजा है कि उस दिन 10 तारीख को जो भी लोग कम से कम जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पद के प्रत्याशी हैं, उनको मंच के माध्यम से उनके विचार रखने का मौका दिया जाए, ताकि हम लोगों को यह पता चल सके कि उनका क्या विजन है। आप देखिए, अमेरिका में भी ये परिपाटी चली आ रही है कि वहाँ भी जब इलेक्शन होते हैं तो दोनों जो उम्मीदवार या फिर 2 या 4 जो भी उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों को मंच से बोलने का मौका मिलता है, जिससे कि वहाँ बैठे लोगों, हमारे जो डेलीगेट्स हैं, उनको ही पता चले कि आखिर किस लीडर का क्या विजन है और उन्हें अपना नेता तय करने में मदद मिले। और इस प्रकार देखिए, एक इतने बड़े क्षेत्र को, इतने बड़े एक पूरे, मैं क्षेत्रवाद वाली बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझिए कि लोगों को जो वहाँ फील हुआ, मैं बताता हूँ, लोगों को लगा कि इतना बड़ा हमारा जो उत्तर भारत है, इतने बड़े क्षेत्र में क्या लीडर नहीं है, एक से एक सशक्त लीडर हैं, फिर क्यों AIBA को एक क्षेत्र विशेष तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम केंद्रीय नेतृत्व पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारी जो मन की भावना है, अगर हम उसे अपने केंद्रीय नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रहे, तो ललित जी हम क्या ट्रेड यूनियनशिप कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनशिप्स का प्रथम सिद्धांत यह है कि अगर गलत लगे तो आवाज़ उठाओ, और अगर हम अपनी आवाज़ उठाने में झिझक रहे हैं, अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमें इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट का पार्ट बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का मेरे पास कोई भी जवाब अभी तक नहीं है। अगर हाँ, केंद्रीय नेतृत्व इसके संबंध में कोई विस्तृत दिशा निर्देश या हमें जानकारी उपलब्ध कराता है, तो मैं ज़रूर आपके माध्यम से सभी को ये बताऊँगा। तो पंजी, ये तो चलिए बहुत अच्छी बात लगी कि आपने जो लोग यहाँ पे हैं उनको बताया कि वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 10 जून को। और यदि आपके पास कोई डिटेल्स आएगी तो आप उसको प्योर यहाँ पे एज इट इज़ आप बाकी लोगों तक कन्वे करेंगे। तो पंजी, अब जो पूरा ये इंसिडेंट हुआ है, इससे मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग अभी बैंक में नए आए हैं, या 1 साल या 2 साल या 3 साल उन्हें हो रखा है, या वो लोग भी जो बैंकिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या उनके मन में अगर कोई डाउट है कि भाई AIBA जैसे हमारा एक पेरेंट इंस्टीट्यूट है कि भाई वो हमारे लिए वहाँ पे हमारे हितों के लिए AIBA यहाँ पे तत्पर है। AIBA ने सदा यहाँ पे बैंकर्स की उन्नति के लिए, उनके पार्टिसिपेशन के लिए और उनके इंटरेस्ट में ही काम किया है। लेकिन जो ये परसों इंसिडेंस घटा, तो उसके बाद से बहुत से लोगों के मन में बैंकिंग सेक्टर को लेके और बैंकिंग को एज अ करियर लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो क्या ये डाउट्स होना स्वाभाविक है, या इनके पीछे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि भैया बैंकिंग सेक्टर में आपको आगे आना चाहिए या बैंकिंग में आपको करियर देखना चाहिए? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ललित जी, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा संगठन AIBA भी एक लोकतांत्रिक संगठन है। आप समझिए कि कई लोग इस घटनाक्रम को जो है नकारात्मक रूप से ले रहे हैं। आप इसका सकारात्मक पहलू देखिए। क्या एक संगठन में लंबे समय तक लोगों की चुप रहना, लोगों की चुप्पी, वह ज़्यादा सही है, या लोगों का बोलना, संगठन में परिवर्तन लाने की मांग करना और अपनी आवाज़ को बुलंद करना, वो नकारात्मक है? मैं कहता हूँ कि AIBA के
कॉमरेड्स ने, AIBA के समर्पित सिपाहियों ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि AIBA एक लोकतांत्रिक संगठन है। यह किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं। AIBA महान संगठन था, महान संगठन है और आगे भी हम युवा पीढ़ी उसे महान संगठन बनाएंगे। उसको, उसके गौरवशाली इतिहास को हम मिटने नहीं देंगे, बल्कि उसके गौरव में और भी 4 चांद लगाएंगे। और जो आपने ये बोला कि जो आम हमारे सदस्य हैं उनको हमारा संदेश, आप ये देखिए कि आज भी जिस प्रकार स्थायी रोजगार कम हो रहे हैं और लगभग सभी, चाहे आप सेंट्रल ले लीजिए, चाहे आप राज्य सरकारें ले लीजिए, चाहे आप एजुकेशन विभाग ले लीजिए, चाहे आप बिजली विभाग ले लीजिए, चाहे आप जल संस्थान ले लीजिए, आप किसी भी संस्थान को ले लीजिए, सब जगह आउटसोर्सिंग बढ़ गई है, सब जगह अस्थायी रोजगार मिल रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है। आज भी बैंकों में सही समय पर भर्ती होती है और सही, मैं कहूँगा सही समय पर फॉर्म आते हैं, सही समय पर रिजल्ट निकलता है और सही समय पर व्यक्ति को नियुक्ति मिलती है हमारे युवा साथियों को। तो इसका एक कारण वहाँ पर मजबूत ट्रेड यूनियन का होना है। आज भी इस ट्रेड यूनियन के बैनर तले बैंक में काम करने वाला हर एक कर्मचारी वो प्रोटेक्टेड है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर हमारे किसी युवा साथी में ये वहम है कि हम मैनेजमेंट की वजह से या इस सरकार की वजह से हमारे बैंक का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि उसकी वजह से हम प्रोटेक्टेड है, तो ये उसकी गलतफहमी है। बैंकों में से अगर एक दिन के लिए भी आप ये मानिए संगठन को हटाकर देखें तो मैं कर्मचारी का अस्तित्व ही खतरे में समझता हूँ। ये जो स्थायी रोजगार लोगों को मिल रहा है और एक गरीब और ईमानदार पृष्ठभूमि से आने वाले अभ्यर्थी को बैंक में रोजगार मिल रहा है, उसका कारण है ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये AIBA, इन जितने भी ये संगठन हैं, इनकी वजह से आज युवाओं को स्थायी रोजगार मिल रहा है और आगे ही मिलेगा। तो मैं जो बैंकों की तैयारी करने वाले युवा हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे संस्थान को ज्वाइन करिए, आप इस बैंकिंग सेक्टर में आइए, हमें आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है। और आपको जानकर गर्व होगा कि AIBA केवल बैंकिंग कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि देश के आर्थिक, जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं या जो आर्थिक पहलू हैं, उन सब के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता आया है। आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी पूंजी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी पूंजी पर पूंजीपति डाका ना डाल दें, इसको भी AIBA ने हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाई है। और AIBA की प्रयासों की वजह से आज भी हमारा जो गरीब तबका है या हमारा जो मध्यम वर्गीय तबका है वो बैंकों में, PSU बैंकों अपने को सुरक्षित महसूस करता है। तो उसके पीछे ट्रेड यूनियन मूवमेंट ही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भविष्य उज्जवल है, संगठन का भी और आपका भी। आप बेझिझक होकर तैयारी करिए और संगठन आपका, आपके लिए खड़ा है, आपके लिए तत्पर है और हम आपके साथ सदियों से खड़े हैं और सदियों तक आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं पंजी का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो यहाँ पे आए और उन्होंने जो भी सारे घटनाक्रम को था बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक सबके सामने एक्सप्लेन किया और अपनी विचार वहाँ पे रखे और सारे डाउट्स क्लियर करे